ओके, सो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो नया टॉपिक है, दैट इज न्यू चैप्टर, थर्ड चैप्टर। दिस इज टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम लोग जीएसटी पढ़ रहे तो इसमें मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी होगी। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है, हम लोग इसको बोलते हैं TOS। TOS का मतलब हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई। फिर हमने पढ़ते हैं क्या, POS, दैट मीन्स प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर होता है VOS, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी है हमें समझने के लिए। ठीक है ना, पॉइंट्स को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्यों हम लोग पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों चीज़ें हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ठीक है ना, वाई, इसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई, वाई इट इज़ नीड, क्यों ज़रूरी है टाइम ऑफ सप्लाई को समझना, क्यों ज़रूरी है टाइम ऑफ सप्लाई को तय करना। क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली डिसाइड करता है, ठीक है, कि जीएसटी किस टाइम पे, यानी कि जीएसटी कब आपकी लाइबिलिटी बन गई, जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी कब बनी। व्हेन जीएसटी इज बिकम लाइबिलिटी, कब जीएसटी आपकी लाइबिलिटी बनी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इवन दो जो जीएसटी का जो रेट है, कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा उसके ऊपर, ये भी कौन तय करता है, ये भी टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि आजकल आप समझ रहे हो कि जीएसटी के रेट अप एंड डाउन हो रहे हैं। जैसे अभी पता चला कि भाई मोबाइल के ऊपर 12, अभी सब 1 अप्रैल से क्या कर दिया, मोबाइल के ऊपर 12% से बढ़ा के इनको 18% कर दिया। ठीक है, अगर मैंने कोई अगर सप्लाई की होगी मार्च की, उसका बिल बनेगा अप्रैल में, तो अब जीएसटी का रेट क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैंने कितनी अच्छी बात कह दी, ध्यान से सुनिएगा। मार्च में हमने उस गुड्स की सप्लाई कर दी, लेकिन बिलिंग कब की, अप्रैल में। अब 18% लगेगा कि 12%, या फिर हमने बिलिंग कर दी थी मार्च में, भले माल भेजा अप्रैल में, तो बताओ उस पर 12 लगेगा कि 18। तो तब यहाँ पे इस तरह के सिचुएशंस में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई अगर मार्च की होगी तो जाहिर सी बात है 12% लगेगा, अगर टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल मानी जाएगी तो 18% लगेगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है, टाइम ऑफ सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है, जीएसटी में खासकर। पहले इसको बोलते थे हम लोग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, फिर प्रीवियस लॉज में हम लोग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बोलते थे, इन्होंने इसको क्या बोला, टाइम ऑफ सप्लाई बोला। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, यानी कि जीएसटी अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें, टाइम ऑफ सप्लाई ये बताता है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी कब बनी। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ मैं टाइम ऑफ सप्लाई को। आपको बता दूं, जीएसटी में सिंपल सा नियम है, अगर जनवरी का टैक्स है तो जनवरी का टैक्स कब जमा करोगे, फेब में। ठीक है ना, जाहिर सी बात है इस मंथ का टैक्स कब जमा होगा, फेब में। फेब का टैक्स कब जमा होगा, मार्च में। इसी तरह से आगे कंटिन्यू, मार्च का कब जमा होगा, अप्रैल में। अप्रैल का कब जमा होगा, मई में। इस तरह का बहुत ही सिंपल सा रूल बनाया गया। अगर किसी चीज़ की टाइम ऑफ सप्लाई, दैट मीन्स TOS, टाइम ऑफ सप्लाई, अगर जनवरी है तो जाहिर सी बात उसका तुम टैक्स कब जमा करोगे, फेब में। फेब है तो मार्च में, मार्च है तो अप्रैल में। अब अगर किसी सप्लाई को तुमने जनवरी में किया, जैसे तुमने जनवरी को कुछ सप्लाई किया लेकिन उसका बिल बना फरवरी में, या जनवरी में तुमने सप्लाई कर दी, पैसे नहीं आया तो तुमने पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को फरवरी में, पैसे आए फरवरी में या फरवरी के एंड में या मार्च में आए, तो तुमने क्या किया, मार्च में तुमने टैक्स जमा किया। तो अगर कोई सप्लाई अगर जनवरी में हो रखी है और उसका टैक्स तुमने फरवरी में ना जमा करके मार्च में जाके जमा कर रहे हो, तब तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी बनेगी।
तुमको लग रहा था कि यार जनवरी में हमने सिर्फ माल भेजा था, बिल हमने बनाया था फरवरी में, तो हमारे हिसाब से फरवरी का माना जाना चाहिए और मार्च में जाके हमें टैक्स देना चाहिए। और पता चला कि गवर्नमेंट ने उसका टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी मान लिया और तुमको भी फरवरी में टैक्स जमा करना था और तुम नहीं जमा किए, तुम तो मार्च में जाके टैक्स जमा कर रहे हो। तो उस केस में उस टैक्स के ऊपर तुम्हें फाइन इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम ऑफ सप्लाई को समझना, ताकि हम लोग जो भी डिप टैक्स जमा करें टाइम पे जमा करें और हमें फ़ाइन ना जमा करना पड़े। क्योंकि अगर कोई भी फ़ाइन या इंटरेस्ट अगर हम देते हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से हमारे लिए नुकसान है। दूसरा, अगर आप अकाउंटेंट हो, अगर आप जीएसटी प्रोफेशनल हो और अगर आप किसी को फ़ाइन जमा करा रहे हो, तो काहे का जीएसटी प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो जीएसटी प्रोफेशनल या टैक्स प्रोफेशनल अगर हो तो जाहिर सी बात है आपको टाइम ऑफ सप्लाई की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो व्हेन जीएसटी इज बिकम लाइबल, ये डिटरमाइन करता है कौन, टाइम ऑफ सप्लाई। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइम ऑफ सप्लाई और हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हाई इट इज नीड टू बी नो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बेसिकली डिटरमाइन करता है, जाहिर सी बात है, दो चीज़ को क्लियर करने के लिए कि भैया जो सप्लाई है वो क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अब सबको लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसान है, इतना क्या इसमें दिक्कत है, अगर ये यूपी स्टेट के अंदर हो रहा है तो सर सिंपल है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देंगे, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगा देंगे, इतना तो हम लोग सर जानते ही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट हो रहा है, जरा देखना। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कोई गोरखपुर का कोई डीलर है ना, कोई गोरखपुर का कोई डीलर है, ठीक है। अब इससे कोई गुड्स खरीद रहा है कौन, मान लीजिए लखनऊ का डीलर, ठीक है। अब अगर सपोज करो ये क्या है, ये सप्लायर है, ये बेच रहा है गुड्स, ये कौन है, बायर है, ये खरीद रहा है, हालांकि रेसिपिएंट हम लोग बोलते हैं, मैं बायर लिख दे रहा हूँ। अब लखनऊ का डीलर खरीदता है गोरखपुर के डीलर से कुछ गुड्स और कहता है भाई, अगर हम ऐसा अगर इतना अगर केस अगर पढ़े तो हमको क्या लग रहा है, लोकल सप्लाई। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सीजीएसटी एजीएसटी लगा दोगे। लेकिन लखनऊ का जो डीलर है वो कहता है भाई देखो, मैं आपसे सामान तो खरीद रहा हूँ लेकिन ये सामान पहुँचाना कहाँ है, सामान पहुँचाना है अहमदाबाद में। नहीं समझे, यानी गुड्स जो डिलीवर होगी वो कहाँ करना है, अहमदाबाद में, ठीक। तो सप्लायर है गोरखपुर का, बायर है लखनऊ का, लेकिन गुड्स डिलीवर हो रही है कहाँ पे, अहमदाबाद में। होगी ना परेशानी। अब इसको हम लोग क्या करें, इंटर स्टेट माने, इंट्रा स्टेट माने, क्या माने। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे कंफ्यूजन है। दिस कंफ्यूजन वी विल क्लियर इन दिस टॉपिक, ठीक है ना। हमें जैसे लगता है कि ये चीज़ें बहुत आसान है, इतना आसान होता नहीं है। और वो आसान क्यों नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह के जो टेक्निकल पॉइंट्स है यहाँ पे आके फंस जाते हैं हम लोग, और हम चाहते हैं कि हम इन सब पॉइंट्स में ना फंसें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई को पढ़ें और इसको समझें, ठीक। चलो, ये तो मैंने एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया। इसी को उल्टा भी कर सकते थे कि मान लो अहमदाबाद बात का डीलर खरीद रहा है और गुड्स डिलीवर करने के लिए कहता है कहाँ पे भेज दो, लखनऊ में। कहाँ भेज दो, लखनऊ में भेज दो। तब बताओ क्या होता है, इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट। तब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इसी प्लेस ऑफ सप्लाई पे एक और एग्जांपल है। जैसे कि आप सपोज करो आप गोरखपुर के रहने वाले हो, गोरखपुर में आपने अपना सिम ले रखा है, आप कलकत्ता घूमने गए थे, आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आपने वहाँ पे रिचार्ज कराया कलकत्ता में। अब बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। तो दीज आर द कंफ्यूजन, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले पॉइंट्स है। और ये कंफ्यूजन हमें कब नहीं होगी, जब हमने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा होगा। नाउ नेक्स्ट होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई।
आपको पता है जीएसटी के कितने रेट है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। नाउ ये जो परसेंटेज है ना, जो जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी रेट विल, है ना, अप्लाई ऑन विच वैल्यू, किस वैल्यू पे अप्लाई होना है, यानी कि किस वैल्यू पे हम जीएसटी हम सामने वाले से वसूलेंगे। अगर हम सामने वाले से जीएसटी ले रहे हैं, ठीक है, तो जीएसटी हम ले रहे हैं तो ठीक है, किस वैल्यू पे जीएसटी ले, हमने 1000 रुपये का सामान 1500 रुपये में बेचा, तो मेरे को 1500 रुपये में जीएसटी लेनी है। बहुत सिंपल है सर, जितने में बेचेंगे उतने पे ही लेंगे। लेकिन आपको पता है बहुत सारी ऐसी सप्लाई होती है जो विदाउट कंसीडरेशन होता है, हम सामने वाले से पैसे लेते ही नहीं है और सप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, फिर मामला आता है डिस्काउंट का, कि मैं 1000 रुपये का सामान बेच रहा हूँ, उस पर मैंने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया, फिर मैं सप्लाई करता हूँ, तो व्हाट इज इट, सप्लाई कितने की होनी चाहिए। तो डिस्काउंट मामले में वैल्यू का ऊपर नीचे होना है, और डिस्काउंट को किस तरह से हम कंसीडर करेंगे, कौन से टेक्निकल पॉइंट्स का ध्यान देंगे, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है, कि अगर विदाउट कंसीडरेशन कोई अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपने पीछे पढ़ा भी था कि अगर रिलेटेड पर्सन में कोई ट्रांजेक्शन होता है, या फिर हमने पढ़ा था अगर एजेंट प्रिंसिपल को कोई सप्लाई करता है, प्रिंसिपल एजेंट को कोई सप्लाई करता है, तो उस केस में सप्लाई की वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी। तो दीज आर द पॉइंट्स, ओके, वी शुड टू नो। अगर आप किसी के सामने अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि मेरे को जीएसटी आती है, मेरे को जीएसटी लॉ समझ में आता है, मेरे को जीएसटी क्लियर है, तो और आपको यही नहीं पता है कि टीओएस टॉस क्या होता है, पॉस क्या होता है, BOS, ये सब होता क्या, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, आपको पता ही नहीं है, तो रियल में आपको जीएसटी नहीं आती। क्योंकि जीएसटी को समझने के लिए आपको ये 3 पॉइंट्स तो अच्छे से समझने ही पड़ेंगे। अभी तक का जो चीज़ पढ़ा आपने बेसिक्स पढ़ा, अब लॉ के अंदर हम लोग जा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है इनको हमें समझना पड़ेगा। अभी तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हद तक आपने पढ़ रखे थे, इवन हम लोग जब टैली पढ़ते हैं तो वो सारे बेसिक्स हम लोग को पढ़ने ही पड़ते हैं। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे हम लोग इतना कंसीडर नहीं करते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बस आपको बिल बनाना सिखाना है। लेकिन जब कन्फ्यूज़न आएगा कि बिल में क्या लगे, जीएसटी, एसजीएसटी, या किस वैल्यू पे जीएसटी लगे, ठीक है, या फिर उसे जनवरी की सप्लाई मानी जाए कि फरवरी की सप्लाई मानी जाए, कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो वो क्लियर करने के लिए आपको यही हेल्प करेगा। लेकिन इसको हम लोग स्टडी करेंगे टुमारो, नॉट आज। आज हम लोग इसको डिस्कस नहीं करने वाले। मैं जानबूझ करके ये टॉपिक्स आपको ये इतना समझाया कि आप पहले इसकी इम्पोर्टेंस समझिए। जब इम्पोर्टेंस हमें समझ में आएगा तभी हम इसको पढ़ने में और इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है।